हर दूसरा इंसान को खांसी है, तो ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। टोटल दुनिया में यदि 100 लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं तो उसमें से 25 लोग इंडिया में हैं। कि एक अगरबत्ती पूरा इजिकल टू 26 सिगरेट स्मोकिंग, और एक धूनी अगर आप 6 घंटे तक चलाओ तो आप समझ लो कि 100 सिगरेट के बराबर है वो। ये घर में जो माँ बहनें होती है, दादी नानी होती है, वो तो हर दिन करते हैं। वेस्टर्न लोग के लंग ज्यादा बड़े होते हैं, हमारे लंग थोड़े छोटे होते हैं। तो हम जब भी उनके हाथ में ना वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उसका परसेंटेज कभी 85, कभी 89, कभी 90, कभी 94 ऐसे फ्लैक्चुएट करते हैं। रेस्टिंग स्टेज में आपने जो लिया, फिर उसको टहलाया, फिर टहलाने के बाद वापस पल्स ऑक्सीमीटर देखा, और अगर 5% से कम तब सिग्निफिकेंट है, और फिर आपको दिखाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए एक्सरसाइज में लंग को ठीक रखने के लिए? इस दुनिया में 4000 मेमेलियन है, मेमेलियन स्पीसीज। 4000 मेमेलियन में खाली तोड़ के सब कोई नाक से सांस लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं स्वागता घोष। हेल्थ लोकल पॉडकास्ट चैनल की ब्रांड न्यू एपिसोड पे आप सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद है डॉक्टर नवीन अग्रवाल, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। नमस्ते सर, आपको हमारे स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि है लंग की प्रॉब्लम। अभी घर घर में जो एक बीमारी है वो है खांसी की बीमारी। हर दूसरा इंसान को खांसी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा है क्या सर? मतलब ये क्यों हो रहा है अभी इन दिनों इंडिया में ये सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि 66 मिलियन आदमी इधर सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, और टोटल दुनिया में यदि 100 लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं तो उसमें से 25 लोग इंडिया में हैं। यानी कि इंडिया अब कैपिटल है सांस की बीमारी के लिए भी, सर्दी खांसी के लिए भी, क्रॉनिक खांसी के लिए, जिसको हम COPD बोलते हैं, या अलग टाइप की एक और खांसी होती है जिसको एस्थमा बोलते हैं। ये इंडिया अभी कैपिटल बन चुका। अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, वाजिब बात है। देखिए, इस सांस की बीमारी के ना 4 विलेन हैं। नंबर 1, स्मोकिंग। किसी भी प्रकार की स्मोकिंग, बीड़ी, हुक्का और किसी भी टाइप की स्मोकिंग, ये एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट कारण बन चुका है इंडिया में। अब तो यंग लोग भी बहुत हुक्का, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। आपको अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं करते करते भी 1 बिलियन लोग स्मोकर हैं। दूसरे जिस पर ध्यान नहीं जाता है हम लोग का, वो है जो गांव में ये सब जगह आप देखोगे चूल्हा अभी भी जलता है जी। चूल्हा में वो लकड़ी, कोयला, बायोगैस, ये सब गोबर के ये सब यूज करते हैं। उससे बहुत धुआं निकलता है। वो जो धुआं है, वो पोल्यूशन है, वो तो सिगरेट से भी 3 गुना ज्यादा खराब है, एक नंबर। और संख्या में भी 3 गुना ज्यादा संख्या के लोग इससे ग्रसित हैं। इसलिए अभी इंडिया ने जैसे फ्री सिलेंडर ये सब दे के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। ये दूसरा बहुत कारण है। और उस कंडीशन में तो गांव में तो आप देखो, जब चूल्हा जलता है और पीठ में बच्चे रहते हैं, बांध के रखते हैं, तो यानी कि बच्चे लोग भी एक्सपोज हैं। आप इस बात को सोचो, यानी कि पूरा फैमिली ही उस चूल्हे के धुआं से, पोल्यूशन से ग्रसित रहते हैं। तीसरा नंबर, पोल्यूशन। इंडिया में देखिए पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, आप सुनते ही होंगे। दिल्ली में, पूना में और महाराष्ट्र में कई जगह पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं बहुत खराब हो जाता है। ये एक पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। चौथा विलेन जो है, देखिए हम लोग रिचुअल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती का धुआं है, जैसे धूनी चलाते हैं ना, रात में धूनी, छोटी सी धूनी होती है पूरा घर पे। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक अगरबत्ती पूरा इजिकल टू 26 सिगरेट स्मोकिंग, और एक धूनी अगर आप 6 घंटे तक चलाओ तो आप समझ लो कि 100 सिगरेट के बराबर है वो। तो इस बात को लोग रियलाइज नहीं करते कि कितना पोल्यूशन आप ले रहे हो और लंग को कितना आप हर्ट कर रहे हो, कितने नुकसान पहुंचा रहे हो। इतना है। देखिए, तो ये 4 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे वेस्टर्न कंट्री की तुलना में इंडियन में लंग कैपेसिटी 25% कम है। तो इसमें कुछ लोगों ने ये सोचा कि
वेस्टर्न लोग के लंग ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे लंग थोड़े छोटे होते हैं, ये एक्चुअली कारण नहीं है। कारण है पोल्यूशन। और इवन बच्चा जब जन्म भी लेता है तब से ही पोल्यूशन से एक्सपोज्ड है। आप देखो, जैसे मैं इधर रहता हूँ, मेरा ससुरबाड़ी दिल्ली में है, मैं वहाँ उस तरफ जाता हूँ ठंड के समय, तो मुझे सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। इट इज़ सो एविडेंट कि पोल्यूशन के कारण इतना लंग में प्रॉब्लम होती है। उसके कारण क्या है कि बचपन से ही और आगे चल के भी हमारा लंग की जो कैपेसिटी होती है वेस्टर्न के लोगों की तुलना में 25% कम होती है। तो ये सब चीज़ पूरी एज ए होल ध्यान आप दोगे, जिसके कारण क्या है कि लंग की बीमारी, जिसको हम COPD ये सब बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गई है। और इंडिया एक कैपिटल है, और इसलिए हमको लंग के बारे में सोचना होगा। जैसे आपने सुना है ना कि कुछ दिन तो गुजारो, क्या गुजरात में, करेक्ट। मैं लेकिन इसको बोलूँगा कि कुछ मिनट तो गुजारो अपने लंग में। आप याद रखो इस बात को, कुछ मिनट तो गुजारो अपने लंग में, ये इस बात का ध्यान देना है। जैसे कि आप बताएं कि पोल्यूशन और स्मोकिंग तो टू सम एक्सटेंट सभी को पता है, लेकिन ये अगरबत्ती और धुनी का सबको पता नहीं है। करेक्ट। ये घर में जो माँ बहनें होती है, दादी नानी होती है, वो तो हर दिन करते हैं, रोजाना करते हैं इनको, मतलब उनको भी बिना स्मोकिंग के हार्ट में, लंग्स में तो इफेक्ट हो ही रहा है। एकदम। मैं तो सब पेशेंट को बोलता हूँ कि जिसको सांस की बीमारी होती है या अस्थमा के पेशेंट होते हैं, मैं बोलता हूँ अगरबत्ती की धुआं से दूर रहना, धुनी से दूर रहना। पर्टिकुलरली पेट डॉग होते हैं, हाँ। पेट डॉग का जो फर होता है, हाँ, उसमें एक डस्ट होता है, उससे दूर रहना। कारपेट जो लगाते हैं, मैं कारपेट हटवा देता हूँ, कारपेट हटा दीजिए आप लोग। और जो तकिया और बिस्तर होते हैं, मैं बोलता हूँ धूप में जाके उसको, धूल को आप डंडे से जैसे करते हैं ना, हाँ। धूल को रिमूव वो करिए, या वैक्यूम से रिमूव करिए। ये सब कुछ चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं ऐसे देखा जाए तो। ये सब के लिए मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ऐसा होना चाहिए। सर, जैसे कि मेरे घर में ना दादी माँ है, ठीक है, तो उनको भी ये सांस की प्रॉब्लम है। तो हम जब भी उनके हाथ में ना वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तो उसका परसेंटेज कभी 85, कभी 89, कभी 90, कभी 94 ऐसे फ्लैक्चुएट करते हैं, और उनसे ना सब हम पैनिक हो जाते हैं। सर, इसका क्या सोल्यूशन है, और यूज़ करें तो कैसे करें हम? करेक्ट, ये आपने बहुत अच्छा, और हर आदमी को जानना चाहिए इस बात के लिए। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में सब लोग, शायद आप लोग भी पहली बार सुने हो कोविड के समय। उससे पहले तो शायद मालूम ही नहीं था कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है। तो पल्स ऑक्सीमीटर ये होता है कि आप उंगली में लगाते हो और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है शरीर के अंदर, वो पता चल जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप अपने को ऑक्सीजन कितना आपके शरीर में है, कितना होना चाहिए, उससे पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते हो ना, एक अच्छी क्वालिटी का खरीदना। ओके। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है सस्ता देख के खराब क्वालिटी का खरीदने से, क्योंकि इससे आपका पूरा चीज़ डिपेंड करता है ना। आप पैनिक हो जा रहे हो, डॉक्टर के पास चले जा रहे हो, तो एक अच्छी क्वालिटी। सेकेंड नंबर, आप हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर का बैटरी चेक करिए। मैंने कई पेशेंट का देखा, वो आते हैं हमारे पास कि सर इसका तो बहुत कम जा रहा है सैचुरेशन, बैटरी डाउन रहती है। बैटरी को हमेशा चेक करिए, इट शुड बी ओके। थर्ड नंबर, जब जहाँ पर आप लगाते हो उंगली में ना, तो आपकी उंगली अगर हिलती रहेगी और तब लगाओगे तो कभी भी सही नहीं रहेगा। अच्छा। आपको उंगली को फिक्स करना है, फिक्स्ड। जैसे कैमरा आप हिलते हो तो फोटो ले सकते हो आप? नहीं, खराब आ जाती है ना, ठीक वैसे ही फिक्स करिए उंगली को, और फिर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए। ओके। 3 नंबर बात। चौथे नंबर बात, आप जब भी पल्स ऑक्सीमीटर किसी का लगाते हो तो उसके हाथ को वार्म करिए। अक्सर देखते हैं कि ठंडा हो जाए या फिर स्वेटिंग आ जाए, तब अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। इसलिए उसको ड्राई करना चाहिए और एकदम वार्म अप करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। हर बात मेरी एकदम ध्यान से सुनना। जी सर। और उसके बाद फिर आप जब देखोगे, थोड़ा वेट करिएगा, इतना जल्दी पैनिक मत होइएगा, और जो रीडिंग देगा उस रीडिंग को लेना है। लेकिन ये सब के बारे में तो आपको सब मालूम है, कोई बात नहीं है कि 90% से अबव होना चाहिए, 90 से नीचे आएंगे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन मैं सबको एक दूसरी बात बताता हूँ, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो ये सारी प्रिकॉशन के साथ में, तो आप अपनी रीडिंग ले लीजिए। सपोज आपकी रीडिंग 94-95% आई,
आप फिर उस मरीज को टहलाइए थोड़ा सा। ओके। टहलाने के बाद वापस से आप पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए रीडिंग। अगर इस रीडिंग में 5% से कम रीडिंग आई ओरिजिनल से, तब आप मानिए कि सिग्निफिकेंट है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके। ये सबसे अच्छा मेरे हिसाब से क्राइटेरिया है पल्स ऑक्सीमीटर देखने का। यानी कि रेस्टिंग स्टेज में आपने जो लिया, फिर उसको टहलाया, फिर टहलाने के बाद वापस पल्स ऑक्सीमीटर देखा, और अगर 5% से कम, यानी कि सपोज किसी का 95% था और उसका अब 90 से भी कम दिखा रहा है, यानी कि 5% से कम हो गया, हाँ। तब सिग्निफिकेंट है और फिर आपको दिखाना चाहिए। ओके। इस बात का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखोगे तो आपका जो भी घर पे है आप आराम से उसको रीडिंग कर सकते हो। इस बार देखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, आप यहाँ पे है तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम होती है ना सर, मैं कभी भी अगर सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, कुछ देर में वॉक कर लिया, ऐसे उठ के कहीं गई और वापस आ गई, तो सांस फूलने लगते हैं। सर, क्या ये लंग की प्रॉब्लम का कोई सिम्टम है? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या होता है ये? देखिए, सांस की बीमारी आपको है कि नहीं ये जानने का एक दो ठो मैं सिंपल बात बताता हूँ। आप यदि एक सांस में 25 तक गिन लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके एक सांस में, तो आप ठीक हो। और अगर 45 तक गिन लेते हो, 45 तक, तब आपको मैं एकदम ग्रीन सिग्नल दे दूंगा कि आपका लंग बहुत अच्छा है। ओके। ये बात आपको समझना चाहिए। सेकंड नंबर, आपको एक मोमबत्ती मैंने वहां पर रख दिया और आपको बुझाना है, और आपको मैंने 15 सेंटीमीटर दूर रखा, 6 इंच दूर रखा, और आप उसको बुझा दिया, आपका लंग ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, अभी आप जैसे आप एक सांस में गिनती करिए, 1 2 ना, फास्ट करिए, आप इतने तो कर नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आप और भी कर लोगे। हाँ। लेकिन 25 ने आपने पार किया, आपका लंग ठीक है। यानी कि आप जो सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपको सांस फूल रहा है, आपको लंग की अभी प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब रेस्टिंग स्टेज में हो या नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, तो 1/4 ऑफ द लंग ही आपका एक्टिव है अभी। यानी भगवान ने 2 लंग दिए हैं जी, आपका एक लंग का आधा भाग ही अभी तक एक्टिव है, क्योंकि आपने उसको कभी एक्टिव ही नहीं किया। यानी कि आपको लंग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लंग की कैपेसिटी आप जब बढ़ाओगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जी। जैसे आप 3 तक गिनती करके सांस पूरा ले लीजिए और 8 तक गिनती करते समय छोड़िए, गिनती करने के बाद छोड़िए। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने बेलून होता है ना लंग, मैंने स्ट्रेच करा, हवा भर के स्ट्रेच कर दिया, 8 गिनती तक रखा इतना स्ट्रेचिंग, फिर मैंने निकाल दिया। ये स्ट्रेचिंग से इतनी लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप ये करके देखो। मैंने आगे बोला ना आपको कि कुछ मिनट तो बिताओ अपने लंग में। आप ये एक्सरसाइज करो सुबह शाम, नंबर 1। नंबर 2, घर में शंख रखे हो, शंख जी, आप सुबह शाम शंख बजाओ, आप बजाओ बढ़िया से। ओम ओम उच्चारण कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। हाँ, वेरी गुड, शांति मिलती है। हाँ। आप 50 बार सुबह और 50 बार शाम को करो, स्ट्रेच करते हुए। ओम जितना कर सकते हैं आप। ये 3 चीज करना, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम मीट करेंगे तब आप बताइएगा कि आपको सांस में तकलीफ होती है कि नहीं होती है। भर भर के भगवान ने दिया हमें 2-2 लंग, हम इसकी रिजर्व भी नहीं बढ़ा रहे, हम इसकी कैपेसिटी जानते नहीं है कितनी है। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने से सांस फूल जाता है, और पहाड़ का आदमी पूरा पहाड़ चढ़ जाता है, कुछ नहीं होता। क्यों? क्या अलग प्राणी है क्या? नहीं, सेम है, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रेच कर करके बढ़ा रखा है लंग कैपेसिटी को। आप लंग की कैपेसिटी को जितना बढ़ाओगे आपका उतना बढ़ेगा, और ये जितनी भी ये प्रॉब्लम है सांस की वो ठीक हो जाएगी। मैंने 45 तक गिनती करके आपकी वो चीज तो हटा दी कि आपको सांस में प्रॉब्लम नहीं, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है नहीं है। यानी कि आपका रिजर्व कम है। आप टहलते नहीं हो, आप दौड़ते नहीं हो, आप जॉगिंग नहीं करते, आप स्विमिंग नहीं करते, आप पहाड़ पे नहीं चढ़ते, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये सब जब आप थोड़ा बहुत भी करोगे, 10 मिनट 15 मिनट पर डे, फिर 1 महीने के बाद आप मुझे बताना
कि आप 2 सीढ़ी चढ़ के अभी थक जाती थी, अब नेक्स्ट टाइम से आप देखोगे 7, 8, 1/4 है, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 8 तक की सीढ़ी चढ़ेगी तभी भी आपका सांस नहीं फूलेगा। मैं आगे एक्सरसाइज करता था, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रही है कई कारण से, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं अभी भी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मुझे सांस फूल जाती है। लेकिन मुझे याद है मैं जब जिम जाता था उससे कुछ ही साल पहले, 2-3 साल पहले, मैं एकदम आराम से उठता था। तो आप लंग की कैपेसिटी को यदि बढ़ाओगे तब आपको हो जाएगा। आपको लंग की प्रॉब्लम नहीं है ये मैं बता दिया, फिर भी आप डॉक्टर से परामर्श करके कुछ 1-2 टेस्ट बताएंगे, वो करा लीजिए, नॉर्मल मिलेगा 100%। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना है। ये जो हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, रात की जो ट्रेन होती है और उसमें जब हम स्लीपर में रहते हैं, सोते हैं, तो रात को हर एक आदमी खर्राटे लेते हैं सर, जिसे हम स्नोरिंग कहते हैं। घर में भी अगर आप एग्जाम्पल के तौर ले लीजिए, पापा, चाचा, ताया जी, ये सब खर्राटे लेते हैं। सर ये क्या, ये कोई बीमारी है, ये क्या है? करेक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन में जो हम सब मिस कर जाते हैं। आप देखिएगा ये स्नोरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर डॉक्टर क्वेश्चन भी नहीं करते हैं कि आप स्नोरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि सुबह हमारा बहुत लेथार्जी रहता है, हम 4 आदमी मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमको झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है बात करते करते, ये सब सारी बातें वो लोग सिम्टम बताते। तब हम उसको बोलते हैं कि आप रात में क्या खर्राटे मारते हो, तो बोलते हैं हाँ खर्राटे मारते हैं। इसको हम स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। स्लीप एपनिया सिंड्रोम क्या होता है कि रात में जो स्नोरिंग होती है वो रेस्पिरेटरी एक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, मतलब अच्छे से सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है तो वो आदमी उठता है, उठ के लंबी लंबी सांस लेता है, फिर सो जाता है, फिर करता है, फिर ऐसी ये साइकिल चलती रहती है पूरी रात, यानी कि एक्चुअली वो नींद ही नहीं ले पाता है पूरी रात में। इसलिए डे टाइम वो सोने को खोजता है। ऐसे लोग ड्राइविंग करते हैं, बहुत रिस्की हो जाता है ये। लेकिन एक साइलेंट बीमारी है और इसके बारे में लेकिन हर डॉक्टर को, हमें तो बहुत ही सजग रहना चाहिए और हर आदमी से ही हिस्ट्री लेनी चाहिए। साधारणतः हमने देखा कि ये मोटे जो लोग होते हैं, ओबेस लोग होते हैं, उसमें ये बीमारी मिलती है और इसका एक टेस्ट होता है जिसको स्लीप साइकिल टेस्ट बोलते हैं। इधर बहुत कम होता है हमारे सिलीगुड़ी में, लेकिन होता है। कई लोग हम जानते हैं कि उनको फ़ोन करने से वो स्लीप साइकिल टेस्ट करते हैं और उसमें पता चल जाता है कि ये आदमी जो स्नोरिंग कर रहा है वो स्लीप एपनिया सिंड्रोम एक बीमारी होती है, वो है कि नहीं। ये लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी सिग्निफिकेंटली है तब हम लोग को एक मशीन दे के सोते हैं। आपने सुना होगा कई लोग मशीन लेके सोते हैं, कहीं सुना आपने? नहीं, मतलब सुना है। CPAP बोलते हैं, हाँ। रात में जब भी सोते हैं तो एक CPAP बोल के एक मशीन होती है, वो नाक में लगा के, हाँ लगा के सोते हैं, हाँ। ताकि उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो वो ख़त्म हो जाए। ये चीज़ है, लेकिन ये बहुत कॉमन है और ये बात यदि आपके घर पे किसी को है तो आप डॉक्टर को बोलिए और ये टेस्ट कराइए। कारण क्या है मैं बताता हूँ। जब आप सोते हो जब, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप 20% लेस ऑक्सीजन लेते हो नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा। आप जब सोते हो तो आप 20% लेस ऑक्सीजन लेते हो, जब आप जगते हो तो सोने की तुलना में 20% ज़्यादा ऑक्सीजन आप लेते हो। तो जब आदमी कोई सोता है तो आपका पूरा शरीर एक प्रकार से टोन लेस हो जाता है, मानते हैं ना, एकदम फ्लैसिड हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोटे लोग होते हैं ये बोलते हैं लोग कि यहाँ का मसल सांस की नली को दबाता है, क्योंकि फ्लैसिड हो जाता है, उसका अपना कुछ सिस्टम नहीं रहता, तो चुपचाप वो भी सो जाता है, तो उससे सांस की नली दब जाती है, जिसके कारण स्नोरिंग होती है। हालांकि इसका और भी बहुत सारा कारण है, लेकिन ये वन ऑफ द कारण है। और देखा गया है कि जिसको मोटापा हम कम कर देते हैं बहुत सिग्निफिकेंटली, तो उसको स्नोरिंग वगैरह कम हो जाती है। लेकिन ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस बात का हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत कॉमन है लेकिन अनडायग्नोज्ड है। हाँ, वही अनडायग्नोज्ड है एकदम। ये हर एक को हम देखते हैं कि सभी स्नोर करते हैं। वो सोचते हैं नॉर्मल चीज है। ना 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 ना, एकदम ये चीज जब भी हो आप डॉक्टर को दिखाओ, स्लीप साइकिल टेस्ट करो। ये नहीं तो आपको स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो जाएगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है, फिर आपको वो पाइप लेके ही सोना पड़ेगा। मेरे मामा जी भी थे, वो बहुत बड़े रीजनल डायरेक्टर थे पूरे ONGC के। पूरे इंडिया में 4 ही होते हैं थे बड़े, उसमें से एक थे, उनको भी ये बीमारी थी।
तो उनको ये बीमारी थी, तो हर जगह हम देखते थे, ट्रेन में हो कहीं भी हो, वो मशीन लेके ही सोते थे। ये चीज़ें सर, ये जो लंग्स की जो प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज से क्या ये घट सकते हैं? एक्सरसाइज कितना सिग्निफिकेंट है और क्या क्या करना चाहिए एक्सरसाइज हमें लंग को ठीक रखने के लिए? ये तो बात मैंने आगे आपको बताई थी कि हम 1/4 ही यूज़ कर रहे हैं। हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जैसे वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, मैराथन, स्विमिंग, ये सारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको क्या मालूम है कि आप सांस मुंह से ले रहे हो या नाक से ले रहे हो? नहीं मालूम? नहीं। तो मालूम करो। आपको नाक से सांस लेना है, नाक से। जब एक बंदा नाक से सांस लेता है तो वो 20% ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है। आप मुंह से सांस लोगे, एक नाक से सांस लोगे। नाक से सांस लोगे तो 20% ज़्यादा ऑक्सीजन आपके भीतर जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब नाक से सांस लोगे तो देखिए इधर हेयर होती है, हेयर, और प्लस म्यूकस होता है, एडेसिव। तो जितने बैक्टीरिया, वायरस जो होता है चिपक जाते हैं और ये हेयर जाने नहीं देता। अच्छा। यानी कि इन्फेक्शन की चांसेस भी बहुत कम हो जाती है। 2 नंबर, इसलिए मैं बहुत सारे पेशेंट को जब ऐसे सीजनल जब बीमारियां होती है तो मैं बोलता हूँ यहाँ बोरोलिन लगा लो। एक हेयर और बोरोलिन चिपक जाएगा, वायरस बैक्टीरिया, और भीतर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले तो आप नाक से सांस लो। तो आज से सब नाक से सांस लेना है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी नोटिस करेंगे हम कैसे हम नोटिस इनहेलर एक्सेल कर रहे हैं। 2-4 दिन 7 दिन आपको दिक्कत होगी, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। यानी फर्स्ट नाक से सांस लेना। मैंने कई सारी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया जी। आप देखो घरेलू कुछ, जैसे शंख बजाना मैंने आपको समझाया, आप बजाओ ना शंख, पूजा भी हो गई और ये भी हो गया। तीसरा चीज मैंने आपको बताया कि ओम उच्चारण। आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म में होम होता है जी, होम होता है तो धुआं निकलता है, हवन का जो धुआं, हवन का धुआं निकलता है। तो सब पंडित लोग तो दिन भर ही धुआं में है, लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि पंडित लोग को ये बीमारी होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ओम ओम एक उच्चारण हमेशा ही करते रहते हैं। जब पूजा पाठ कराते हैं तो ओम ओम बुलवाते हैं ना हमसे, तो खुद भी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। हाँ। तो इस एक्सरसाइज के इतना महत्व है, देखिए कि इतने सारे पोल्यूशन के बावजूद भी उनको लंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज ये ओम ओम उच्चारण बहुत ज्यादा करते हैं। यानी कि लंग की एक्सरसाइज उनको ऑटोमेटिकली होते रहती है। तो मैंने आपको आगे बताया था कि 50 बार ओम ओम करिए। हाँ। तीसरा चीज, आप बैलून फुलाते हो ना, आजकल तो मशीन आ गई है। हाँ। आप खुद बैलून फुलाओ। बर्थडे आते ही रहते हैं, बर्थडे सब घर पे, तो आप खुद बैलून फुलाओ। बैलून फुलाने से देखिए पूरा लंग की कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा सांस एक साथ में लो, 3 तक गिनती करके, फिर 8 सेकंड तक रखो, 8 तक गिनती करके, सेकंड नहीं 8 गिनती करके, फिर कर दो। सेकंड भी आप कर सकते हो, 3 सेकंड लो, 8 सेकंड रखो, फिर फेंक दो। 3 सेकंड लो, 8 सेकंड रखो, फिर फेंक दो। इसे लंग्स स्ट्रेच हो के आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जी। ये एक जस्ट घरेलू चीज मैंने आपको बताई, जो आप कुछ मिनट अगर बिताओगे लंग में, मैं गारंटी देता हूं कि लंग की बीमारी एकदम कोसों दूर चली जाएगी। एक, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप सीढ़ी आराम से चढ़ पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, मेरे ऐसे ही मन में आया कि इस दुनिया में 4000 मेमेलियन है, मेमेलियन स्पीसीज। 4000 मेमेलियन में खाली डॉग छोड़ के सब कोई नाक से सांस लेते हैं। डॉग लेकिन जीभ निकाल के मुंह से सांस लेते हैं, खाली एक। यानी कि नाक से सांस लेना इज सो इंपॉर्टेंट। एक, और यदि आपका लंग अच्छा होगा ना तो आपका मूड भी अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना साई ऑफ रिलीफ, आप क्या करते हो? सांस लेके ऑक्सीजन देते हो सबको। आपको जब टेंशन होता है क्या करते हो? करते हो ना, सांस लेते हो, ऑक्सीजन देते हो। ऑक्सीजन 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 जरूरी है। ऑक्सीजन जरूरी है तो आपका लंग जरूरी है, और लंग की कैपेसिटी आप बढ़ाओगे ये से कुछ प्राणायाम
सांस लेके छोड़ने वाला एक्सरसाइज, सो गुड एक्सरसाइज। आप लंग को इतना करते, ये सब आप जो हमारे पुराने ज़माने में ये सब बने थे, हम तो भूल गए ना। आप इसको रिवाइव करो। आप आज से जाके घर पे हर आदमी को ये 3-4 एक्सरसाइज आप कर दो। और मैं बताता हूँ कि जो आपकी ऑलरेडी एक COPD हो, अगर किसी को, या एस्थमा हो, या कोई भी सांस की बीमारी हो, ये चीज़, और प्लस नाक से सांस लेना, तो दूसरा को यदि इन्फेक्शन होता है तो वो क्या कि आपको न हो, ये सारा चीज़ भी उसमें आएगा। ये बातें आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में डेथ में आप जाओगे, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपको इससे। सर, अभी जो डॉक्टर कह रहे हैं ना, वैक्सीन लगा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, ये लंग के लिए क्या वैक्सीन है और कितना बेनिफिट देता है हमको? देखो, लंग की ना 2 वैक्सीन आती है, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये क्या होता है कि जैसे एक एल्डरली जो लोग होते हैं, जिसको डायबिटीज़ होती है, या जिसको ऑलरेडी खांसी है, जिनको बार बार निमोनिया होने का चांसेस रहता है, और निमोनिया का सबसे बड़ा कारण ये जो बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकस प्लस एच इन्फ्लुएंजा, ये 2 ही मेन होता है 90% से ज़्यादा। तो जब आप वैक्सीन लगा लेते हो ना, तो इससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बार बार क्या होता है कि सर्दी खांसी और ये न्यूमोनिया लेके नहीं आता है। आप देखो, जितना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं एल्डरली लोग 60 से प्लस, जब भी मौसम चेंज होता है या इन्फेक्शन जब होता है, तो ये दोनों इन्फेक्शन के कारण उनको ICU में ये सब रखना पड़ता है, उनका बहुत खर्चा भी होता है। तो आप जब ये वैक्सीन अगर लगा लोगे, ऐसे मरीज, रिस्की मरीज, जो एल्डरली मरीज, तो उसमें क्या होता है कि ये एटलीस्ट 90% जिसके कारण होता है उससे तो आप बच जाओगे ना। अभी तो ऐसी वैक्सीन अभी निकल गई है कि वंस इन लाइफ टाइम, नहीं तो अभी यूजुअली हम 5-5 साल में देते थे, लेकिन अभी ऐसी भी वैक्सीन आ गई है कि एक बार लेने से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये लेना चाहिए 100%। इसमें भी बहुत लोग अनअवेयर हैं और इस वैक्सीन का पैसा बचाते हैं, नहीं बचाना चाहिए। आप लोग के घर पे यदि कोई भी एल्डरली लोग हो, आप इसको वैक्सीन एकदम 100% दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही जानने को मिला हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। और अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो सीधा हमारी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालें, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं इनका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।